सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वो है हाइड्रोजन बंध का, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के गुणों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। हमने इससे पहले के लेक्चर में जो है हाइड्रोजन बंध के संबंध में बात की, हाइड्रोजन बंध के क्या गुणधर्म होते हैं उसके संबंध में बात की, और साथ ही हमने ये बात की कि हाइड्रोजन बंध जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें बात की थी कि हाइड्रोजन बंध जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ आज हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होती हैं उनके संबंध में सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, नंबर 1 जो है वो है H2O एवं H2S की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एंड H2S, यानी कि जल व H2S की जो भौतिक अवस्था है उसके अंदर जो विरोधाभास है उसका कारण क्या है। तो सामान्य ताप पर H2O जो है हम सभी जानते हैं कि एक द्रव है, जबकि H2S जो है वो एक गैस है। इसका कारण क्या है कि H2O में उपस्थित अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। तो H2O में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। चूँकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से अधिक है, अतः H2O में प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जो है वो पाया जाता है। फलस्वरूप H2O के अणुओं का संगुणन, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन, हो जाता है। इस कारण H2O के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और एक प्रकार से बहुलीकृत होकर क्लस्टर के रूप में रहेंगे, जैसे H2O की पावर होल n, जिसको हम उसमें दिखा सकते हैं। अतः सामान्य परिस्थितियों में जल जो है वो द्रव के रूप में रहता है, जबकि दूसरी ओर H2O में हाइड्रोजन बंध जो है वो अत्यंत दुर्बल होने के कारण इसके जो अणु हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में जो है H2S एक गैस है। तो इस तरह से H2O जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, जो हमारे आसपास हमारे चारों तरफ है, जो हमारे जीवन का आधार है, और H2S जो है वो गैस है। उसका मूल कारण जो है वो हाइड्रोजन बंध का जो है वो उपस्थित होना है। अब अपन दूसरे गुण की बात करेंगे। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। बर्फ के क्रिस्टल बनते समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु जो है वो 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिर जाता है। 2 तो सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ रहता है और शेष 2 से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब ऑक्सीजन परमाणु जो है उसकी तरफ जो चारों हाइड्रोजन, उसके चारों ओर जो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं उसमें से 2 तो उससे सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं और 2 जो है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार H2O का प्रत्येक अणु चतुष्फलकीय रूप में H2O के 4 अन्य अणुओं द्वारा घिर जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, एक खुली पिंजरे जैसी संरचना बन जाती है। देखिए H2O जो है उसके अंदर जो आइस की हम बात कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन के चारों स्थित जो है 4 हाइड्रोजन एटम हैं, और जो चारों इस प्रकार से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं कि एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना। चूँकि ये संरचना में बहुत अधिक खुला रिक्त स्थान रहता है, इसलिए बर्फ़ का जो घनत्व है वो जल की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर जो है वो तैरती है, और आप देखेंगे कि घनत्व कम होता है तो इसलिए उसका आयतन जो है, बर्फ़ का आयतन जो है वो पानी से जो द्रव अवस्था है उससे अधिक हो जाता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जब भी हम बर्फ़ को जमाते हैं तो बर्फ़ के जमाने पर जो है वो बर्फ़ जो है वो फैल जाती है, उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये देखिए, ये क्या है, बर्फ़ की जो है चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना है, जिसमें हम मध्य में देख सकते हैं एक ऑक्सीजन एटम है, उसके चारों तरफ स्थित 4 हाइड्रोजन हैं, जिसमें से 2 उसके साथ सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो पूरे 3 डायमेंशन में होती है। तो इस तरह से एक
ओपन पेज जो केज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बर्फ़ के अंदर बन जाती है और जो बर्फ़ का घनत्व है वो पानी से कम हो जाता है। इसके बाद अगला है जल 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन वाटर व्हेन इट इज़ वार्म फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित रहती है। जब इसे गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बंध के टूट जाने के कारण जल के अणु परस्पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो जैसा हमने बात की, बर्फ़ के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो जिसके कारण एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जब हम 0 डिग्री पर बर्फ़ को जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बंध जो है वो टूट जाता है और जल के अणु जो है वो जो दूर दूर थे वो एक दूसरे के निकट आते रहते हैं और जल का आयतन जो है वो सिकुड़ जाता है। फिर क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और अधिक गर्म करने पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा, जिसको अपन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। अपन को मालूम है कि सामान्य रूप से कि हम जैसे ही टेम्परेचर देते हैं तो जो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके हिसाब से जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो तापक्रम के साथ में बढ़ती है। इसलिए क्या होता है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अणु जो है वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और उसका आयतन प्रसार जो है वो होने लगता है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है। अतः 0 डिग्री पर जल का आयतन सबसे कम एवं घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम और घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। तो ये जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है कि उसका जो आयतन है वो सबसे कम है और उसका घनत्व सबसे अधिक है, ये 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी हाइड्रोजन बंध के टूटने के कारण होता है। फिर चौथा है हाइड्रोजन हैलाइड की अम्ल सामर्थ्य, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हम जानते हैं कि हैलोजेंस जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो क्या होते हैं, वो हम सबको मालूम है कि ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड जो है सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी प्रोटॉन मुक्त करते हैं और प्रबल अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन की तुलना में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान अत्यंत उच्च होता है, जिससे HX बंध में अत्यधिक ध्रुवता आ जाती है। इसमें क्या है, HX बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाता है, उसमें पोलैरिटी आ जाती है और हाइड्रोजन परमाणु जो है वो प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाता है। हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाती है, यह हमें मालूम है। अतः HF से HI तक अम्ल सामर्थ्य का मान जो है वो भी घटता जाना चाहिए। मतलब HF जो है इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, तो HF जो है उसमें पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में आसानी से मुक्त होगा। तो इसकी बंध सामर्थ्य जो है वो सबसे अधिक होना चाहिए और HI का सबसे कम होना चाहिए, यदि हम केवल विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर इसकी बात करें तो। लेकिन हाइड्रोजन बंध की प्रबलता इसी क्रम में घटती है, तो हाइड्रोजन बंध जो है वो सबसे ज़्यादा HF के अंदर होता है और सबसे कम HI में होता है। अतः उनके अम्ल सामर्थ्य निम्न क्रम में बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अम्ल सामर्थ्य जो है वो HI का होता है, फिर HBr का होता है, फिर HCl का होता है और उसके बाद HF का होता है। इसकी जो pKa वैल्यू है उससे भी हम इसको बता सकते हैं। pK वैल्यू जो है -10, -9, -7 और 3.2, यानी जिसके pKa वैल्यू की मान जितना ज़्यादा है उसके लिए अम्ल सामर्थ्य उसका उतना ही कम होता है। तो उपयुक्त क्रम में HF से pKa का मान अपेक्षा से बहुत अधिक है, अर्थात ये अपेक्षा से बहुत दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण यह प्रोटॉन को आसानी से मुक्त नहीं कर पाते। HCl में भी प्रबल हाइड्रोजन बंध है, अतः यह HBr की तुलना में काफ़ी दुर्बल होता है। लेकिन HBr व HI में बंध की संभावना, हाइड्रोजन बंध की संभावना ही नहीं होती है, लेकिन HI की बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य के कम होने के कारण
HBr से थोड़ा अधिक प्रबल होता है। तो यानी HBr और HI में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr। उसका कारण बताया है क्योंकि HI के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो दोनों जो है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए ये आसानी से डिसोशिएट हो जाता है। तो इसलिए HI जो है वो सबसे प्रबलतम अम्ल के समान व्यवहार करता है और HF जो है वो दुर्बलतम अम्ल के समान व्यवहार करता है। इसका कारण जो है वो इनमें उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा होता है। फिर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के हाइड्राइडों के गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यदि हम 4th A, 5th A, 6th A तथा 7th A यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल की, इसकी बात हो रही है, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, इनके हाइड्राइड्स के गलनांक एवं क्वथनांक के कर्व को, लेखाचित्र को बनाएं तो निम्न प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। ये देखिए, ये हमने कर्व किस किस के बीच में खींचा हुआ है, कर्व खींचा हुआ है जो इनके ग्रुप्स के हाइड्राइड्स जो हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के बीच में और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में, जो कि बाईं तरफ है, और दाईं तरफ का ग्राफ जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट के बीच में और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में। यानी कि इनके जो ग्रुप 4, 5, 6 और 7 के हाइड्राइड्स जो हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट और मेल्टिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। तो इस ग्राफ को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इसमें जो पैटर्न नज़र आएगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे समझ सकते हैं। सामान्यतः यौगिकों में अणुभार बढ़ने के साथ उनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अतः किसी समूह में बढ़ते हुए परमाणु भार के साथ उनके हाइड्राइडों के गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ते रहने चाहिए। समूह 4th A के लिए प्राप्त वक्र तो इस नियम का पालन करते हैं। अब देखिए, अपन वापस जाते हैं इस वक्र पे। तो जो 4th है यानी कार्बन के हाइड्राइड्स की बात करें तो ये कार्बन के हाइड्राइड्स जो हैं जो नीचे की तरफ हैं, इनमें हम क्या देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लगभग लीनियरली जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये इस नियम का पालन करते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें तो जो 5th, 6th और 7th ग्रुप है, इसका जो पहला एलिमेंट जो है, पहला जो तत्व है, उसके हाइड्राइड्स को देखें तो वो आश्चर्यजनक रूप से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान जो है वो अधिक होता है। दोनों केसेस में हम ऐसा देख सकते हैं। तो वो जो है उस ट्रेंड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड से समझेंगे। समूह 4th A के लिए प्राप्त वक्र तो इस नियम का पालन करते हैं, जैसा भी अपन ने बात की, पर किंतु जब 5th A, 6th A तथा 7th A के वक्रों पर नज़र डालते हैं तो यह दृष्टिगत होता है कि प्रथम सदस्य के हाइड्राइड अर्थात NH3, H2O व HF के गलनांक एवं क्वथनांक अपवाद के रूप में अधिक हैं। शेष सदस्य अणुभार वाले नियम का पालन करते हैं। तो इन सभी में हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजेंस के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सेप्शनली ज़्यादा होते हैं। तो अमोनिया, वाटर व HF के अत्यधिक गलनांक एवं क्वथनांक उसमें उपस्थित अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण होते हैं। इस हाइड्रोजन बंध के कारण इनके अणुओं में संगुणन हो जाता है एवं NH3 H2O व HF प्रकार के बहुलीकृत यानी पॉलीमराइज्ड जिसको अपन कहते हैं अणु जो है वो बन जाते हैं। अतः इनके गलन एवं क्वथन में हमें पहले इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जो इनके उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़कर अणुओं के संगुणन को समाप्त करें, और फिर गलन एवं कथन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह देनी पड़ती है। तो इसका ऊर्जा का मान ज़्यादा इसलिए है कि पहले तो हमें वो एनर्जी देनी पड़ती है जो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करे, और फिर एक्चुअली जब उनका बॉइलिंग के लिए और इनके मेल्टिंग के लिए जो एनर्जी है वो हमें देनी पड़ती है। तो इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक का मान जो है अपवाद स्वरूप अत्यधिक होता है। तो फलस्वरूप इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान जो है वो बहुत अधिक हो जाते हैं। तो इसका कारण जो है वो हमें समझ में आता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा होता है। फिर है एसिटिक अम्ल का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड जो है उसका जब हम अणुभार देखते हैं तो एसिटिक अम्ल का अणुभार जो है इसके अणुसूत्र CH3COH के अनुसार 60 होना चाहिए, लेकिन प्रयोगों द्वारा जब हम ये ज्ञात करते हैं तो इसका अणुभार जो है वो 120 आता है। इसका कारण यह है कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण इसके दो अणु मिलकर एक डायमर या द्विलक जो है संरचना बना देते हैं, फलस्वरूप इसका अणुभार जो है वो दुगना हो जाता है। तो ये एक जो बड़ी एक्सेप्शनल केस है कि एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो इसके थ्योरेटिकल वेट का ये जस्ट डबल आता है। तो इसका कारण जब हमने जानने की कोशिश की तो ये पता लगा कि एसिटिक अम्ल जो है इसका जो एक अणु है वो क्या होता है, उसका वो डायमर के फॉर्म में रहता है, यानी कि उसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है वो डायमर के फॉर्म में रहता है, द्विलक के रूप में रहता है। इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट 60 होना चाहिए उसके स्थान पर ये 120 या 120 होता है। तो इस तरह से आज हमने अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के यौगिकों के गुणों पर प्रभाव के कुछ जो है बातों को आज अध्ययन किया। इसके बाद में जो कुछ और गुण रह गए हैं उनको हम कल बात करेंगे, और इसी तरह से फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले युक्त यौगिकों में भी उनके जो गुण हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होती हैं उनके बारे में अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।